नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 10 में सीबीएसई द्वारा कई विषयों को बदलाव किए गए हैं। इसमें लघु कथा लेखन भी शामिल किया गया है। हमने अपने पिछले भाग 1 में वीडियो में कहानी लेखन के बारे में समझा था। आज आपकी ही डिमांड पर हम इसके विस्तार से उदाहरण सहित आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं, ताकि आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी इसे समझ सकें और अपने परीक्षा में सफल अंक अधिकतम अंक प्राप्त करके सफलता को प्राप्त कर सकें। तो आप सबकी डिमांड पे भाग 2 लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लघु कथा लेखन, लघु का क्या अर्थ होता है? लघु का अर्थ होता है छोटी, कथा मतलब कहानी, लेखन मतलब लेखन कौशल। सबसे पहले जब भी हम कोई लेखन कार्य करते हैं उसके अंदर हम क्या सीखते हैं, इसका ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, हमारा जो लेखन कौशल है, ये लेखन कौशल हमारे कई कौशलों का विकास करता है। जैसे आप जब कहानी लिखते हैं तो कहानी में आपकी जो तार्किकता जो है उसका विकास होता है। आप किसी भी कहानी को तर्क से आगे सीक्वेंस क्रमबद्ध रूप से बढ़ाते हैं। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, आप किस तरह से उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। और जब हम कहानी कोई बुनते हैं तो कहानी में हमारी जो कल्पना है, उस कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा हमारी मौलिकता, हमने उस कहानी को किस नए अंदाजे से उसका अंत किया है, किस कहानी उसका किस तरह से समापन किया है, ये प्रत्येक छात्र की मौलिकता वो होती है। तो लेखन कौशल के बारे में जब भी हम करेंगे तो हमारी ये जो कौशल हैं, तार्किकता है, अभिव्यक्ति है, कल्पना शक्ति है, मौलिकता का विकास आपकी अपनी सृजनात्मकता है, आपका अपना कौशल है जिसका विकास होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब भी आप कोई कहानी लिखें, आप अपनी कल्पना को उड़ान पे ले जाइए और देखिए आप कितनी अच्छी कहानी वो लिख सकेंगे। हमें हमेशा ही जानते हैं बच्चों, जैसे कि कहानी का संबंध हमारे मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही हम कहानी को मौखिक रूप में प्रचलन था। फिर लेखन के विकास के साथ साथ जो कहानी, चाहे वो लघु कथा हो, चाहे वो एक विस्तृत उपन्यास के रूप में हो, इस कहानी का विकास हुआ, जिसका उद्देश्य न केवल मनोरंजन होता है बल्कि नैतिक शिक्षा देना भी होता है, जो बच्चों को कुछ सिखाती है, जिससे बच्चे अपने जीवन को प्रदर्शित कर सकते हैं, आगे दिशा प्रदर्शित कर सकते हैं, आगे जीवन जीने की शैली का विकास कर सकते हैं। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो उनका मार्ग प्रशस्त होता है। ये कहानी हमारे दिलो दिमाग पर इतनी छा जाती है कि हम उसे भूल नहीं पाते। आप कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कई कहानियाँ सुनते हैं और बड़े होने तक उन्हें वो कहानियाँ याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे अपने आप को जोड़ते हुए चले जाते हैं और उनके जो पात्र होते हैं, उनकी जो उसमें जो जिज्ञासा होती है, वो कहीं ना कहीं हमें आगे हमारे जीवन को भी प्रदर्शित करती है। तो कहानी सिर्फ हमारा श्रवण कौशल से संबंधित नहीं है, हमारे लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, ये हमारे जीवन को एक आधार प्रदान करती है, जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। और यही छोटी छोटी कल्पनाएं हैं वो उड़ान बनकर हमारे सामने भविष्य के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। तो जब भी आप कहानी लेखन लिखें, आप उसमें नैतिक शिक्षा का वो ज़रूर डालें, ताकि पता चले कि आप इस कहानी में क्या जो सीख है वो लोगों को देना चाहते हैं। कहानी लेखन के मुख्य उद्देश्य पर जाने से पहले मैं हमेशा आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सीबीएसई बोर्ड में जब आप पेपर कर रहे हो, वहाँ कहानी लेखन करें। कहानी लेखन में आप कई बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला कि नैतिक शिक्षा उसमें ज़रूर हो, वर्तनी अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए, जो विषय आपको दिया है विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, कहानी बहुत ही सीमित शब्दों के अंदर लिखी जानी चाहिए, यानी कि शब्द सीमा का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि शब्द सीमा अगर आपने नहीं देखी तो आपके जो अंक हैं वो कहीं ना कहीं डिडक्शन में चले जाएंगे। तो अगर आप ये छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छी ना केवल कहानी लिख पाएंगे बल्कि अपने अंकों को भी सुरक्षित कर पाएंगे।
तो कहानी लेखन के मुख्य उद्देश्य पर हम आते हैं। सबसे पहले कल्पना शक्ति का विकास करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना। नैतिक शिक्षा मैंने आपको बता दिया। नैतिक शिक्षा जिससे हम जीवन में सीख क्या मिलती है, क्या हम सीख रहे हैं, और ये जो नैतिक शिक्षा है ये सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और ये जो है अच्छी संगति के संदर्भ में या अच्छी बातों के संदर्भ में ही प्रदर्शित होनी चाहिए। मनोरंजन करना, मनोरंजन का उद्देश्य यहाँ पे होता है कि जो मन को जो है रम जाने वाली ऐसी कहानी की रचना आप कर सकें। कहानी लेखन कौशल को विकसित करना। आप देखते हैं कि कई बार कहानियाँ ऐसी लिखी होती हैं जिसमें ऊपर का हम कुछ लाइनें पढ़ते ही हमें बोरियत सी महसूस होती है। तो जब भी आप कहानी लिखें, कहानी में पात्रों की जो है ऐसे चयन करें, या फिर आप उसमें इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करें कि पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर आपका पढ़ेगा, वो उसे मन को जो है आनंदित कर दे एकदम से, और उसका आगे कहानी को पढ़ने का मन भी करे। कितनी ही कहानियां हम प्रेमचंद की पढ़ते आए हैं, कभी हमें बोरियत नहीं हुई, और एक सीक्वेंस चलता है, एक क्रमबद्धता उसमें चलती है, और हर घटना एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है, और कहानी का जो आनंद अंत में आता है वो तो सर्वोत्तम ही है। तो कहानी की रचना का अगर हमें गुण सीखना है तो हमें प्रेमचंद की कहानियाँ भी पढ़ें, क्योंकि प्रेमचंद की कई कहानियों में इस तरह की जो है आनंद है, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था की जो है घटनाओं का वर्णन है जो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो अगर आपको कहानी लिखने की कला विकसित करनी है तो आपको पढ़ने का भी आनंद होना चाहिए। पढ़ने का एक जो गुण है वो उसके अंदर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा की जो भाषा हालांकि संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शैली शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन उनकी कहानियों में भी एक तारतम्यता है, एक जो है क्रमबद्धता रहती है कहानी में, घटनाओं को जो है उसी क्रम में आगे चलती है, और आनंद आता है, जिज्ञासा के साथ साथ आनंद भी आता है। तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आप एक अच्छी कहानी ज़रूर लिख पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। तो जब हम आवश्यक बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं, कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट और स्तर अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जिस आयु वर्ग के आप हैं, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपकी भाषा भी आपकी कक्षा के अनुसार ही होनी चाहिए। कहानी का आकार सीमित हो, लंबी कहानी ऊब उत्पन्न करती है, ये आप सबको पता है। कहानी में जीवन के किसी तथ्य की संवेदना या स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होना चाहिए, अर्थात ऐसी कोई मार्मिक दृश्य आप या कोई ऐसी भाव उत्पन्न करें जिससे कारण वो आप जो है उससे जीवन से जोड़ सके और कुछ सीख उसमें हमें मिल सके। कहानी में रोचकता, कौतूहल यानी कि जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, जब तक पाठक के मन में ये विचार नहीं आएंगे वो आगे पढ़ने को आतुर ही नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कहानी में मौलिकता होनी चाहिए। आप ये मत कीजिए कि आपने कहीं से कहानी पढ़ी और उसको कॉपी करके इस पे लिख दिया, नहीं। जब तक कहानी में जो मौलिकता नहीं होगी, आपका अपनी कल्पना शक्ति नहीं होगी, वो कहानी मज़ेदार नहीं होगी और ऐसी लगेगी कि पाठक को कि ये तो मैंने वहाँ पढ़ी थी, इसमें नया क्या है। तो आपकी कहानी में स्वयं की जो मौलिकता का जो गुण है, सृजनात्मकता जो है वो होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कहानी का जो शीर्षक है वो छोटा होना चाहिए लेकिन आकर्षक भी होना चाहिए। कई बार तो हम शीर्षक पढ़ के ही कहानी का आनंद लेते हैं, कई बार तो शीर्षक से ही हम आकर्षित होते हैं कि वो है क्या इस कहानी में, आओ देखते हैं। जैसे बड़े भाई साहब, मैंने प्रेमचंद की कहानी जब हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो कहानी का शीर्षक जो है बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब ऐसा क्या बात है जो बड़े भाई साहब ने उन्होंने शीर्षक रखा होगा। या फिर आप देखो कि गिल्लू, अगर महादेवी वर्मा की कहानी आपने कक्षा 9 में पढ़ी है तो वो भी बड़ी अच्छी है। तो नाम आपका जो है कहानी का बड़ा आकर्षक होना चाहिए और ऐसा उसमें छोटा भी होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा शीर्षक जो होता है, विस्तृत शीर्षक होता है, वो पाठक को जो है आकर्षित नहीं होता।
करता। कहानी से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहानी में जो है नैतिक गुण भी होने चाहिए और आपने उससे क्या सीखा या आप क्या सीख दे रहे हैं, देना चाहते हैं, वो भी उसमें स्पष्ट होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि 5 अंक का है और 5 अंक के अनुसार 80 से 100 शब्द इसमें आएंगे। तो आप 80 से 100 शब्द कभी भी काउंट मत कीजिए शब्दों को, आप हमेशा, मैं बोलती हूँ, पंक्तियाँ काउंट कीजिए। एग्जामिनर हमेशा आपके जो है पंक्तियां ही काउंट करते हैं। वे मान के चलते हैं कि एक पंक्ति में 8 से 10 शब्द होते हैं और आपके जो ये पंक्ति है, ये अराउंड आपका जो लेखन है, ये 10 से 11 पंक्तियों में समाप्त हो जाना चाहिए। तो आप अपने विचारों को क्रमबद्ध कीजिए। आप कहानी का जब लेखन करें तो कोई भी वाक्य द्वारा रिपीट नहीं करें, किसी भी अनावश्यक शब्दों का विस्तार करने से बचें और तथा कहानी की जो जिज्ञासा है उसके अंदर उसे समेटने की कोशिश करें। तो अगर आप ये छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान रखेंगे तो आपकी कहानी जो है वो सचमुच ही 5 अंक के योग्य हो जाएगी। तो मैं अब आपके सामने जो बिंदु लेके आ रही हूँ इनका संक्षेप में समझा रही हूँ क्योंकि ये हम अपने वीडियो 1 जो भाग 1 है इसमें विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले बच्चों की पात्र, आपकी कहानी में आप कोशिश कीजिए आपका जो आप 1, 2 या 2 से 3 पात्र से ज़्यादा आप अपनी कहानी में पात्र ना लें क्योंकि अधिक पात्र होने से कहानी जो है वो उलझ जाती है और हम उसे जो है सही, उसके साथ सही न्याय नहीं कर पाते। आप कोई भी कहानी उठा लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया बड़े भाई साहब, उसमें 2 ही पात्र थे, एक लेखक और बड़े भाई साहब। अगर महादेवी वर्मा की गिल्लू कहानी उठाएं उसमें भी गिल्लू और महादेवी वर्मा 2 ही पात्र थे। आप अगर कोई कहानी उठाते हैं तो कहानी में आप देखिए कि लेखक और उसके साथ एक पात्र ही होता है। आप अपनी कहानी में जितने कम पात्रों को स्थान देंगे उतनी ही एक अच्छी सुगठित कहानी की रचना कर पाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त समायोजन से यहाँ पे मेरा अभिप्राय है बच्चों कि आप कभी भी चित्र का वर्णन ना करें, दृश्य का वर्णन करें। ठीक है। तो पिक्चर नहीं आपको लिखनी, आपको दृश्य लिखना है। दृश्य का मतलब होता है कि आसपास क्या है, उसके साथ क्या घटित हो रहा है, ये सब आपको लिखना है। तो आप इन छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान रखें। फिर आपके इसके अंदर रोचकता का गुण होना चाहिए। शब्द आप प्रभावपूर्ण प्रयोग करेंगे, अपनी कक्षा के यानी कि आयु वर्ग के अनुसार उसे प्रयोग करेंगे। आपके बिल्कुल बच्चे वाले शब्द नहीं होने चाहिए क्योंकि कक्षा 10 का लेवल है तो शब्दों में भी प्रभावपूर्णता होनी चाहिए। अगर आप मुहावरे प्रयोग कर रहे हैं कहानी में तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ साथ जिज्ञासा भी होनी चाहिए। कोई भी कहानी जब तक हमारे जीवन से नहीं जुड़ती है, उसके अनुभवों से नहीं जुड़ती है, वो आनंद नहीं देती और पात्र कहीं ना कहीं उससे जुड़ नहीं पाता। तो कहानी का जुड़ाव हमेशा अपने जीवन के अनुभवों से ही कीजिए, आसपास की घटनाओं से ही कीजिए, ताकि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, चाहे वो एग्जामिनर हो चाहे वो कोई और हो, उसे अपने जीवन से जोड़कर जो है कुछ सीख सके। आप देखोगे कि जो जैसे प्रेमचंद की बात मैं बोलती हूँ, उनकी जो कहानियाँ हैं ये उनके आसपास जो घटनाएँ घटती थी उन्हीं से संबंधित थी। उन्होंने समाज का इतना विस्तृत चित्रण किया है कि उन्हीं को उन्होंने अपने पात्रों में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में दिया है। तो कहानी का अपने जीवन से जुड़ना बहुत जरूरी है। कल्पनाओं में ऐसी कहानी जो यथार्थ में संभव ना हो, सिर्फ कल्पनाओं में संभव हो, ऐसी कहानी कभी भी पाठक जो है उसे स्वीकार नहीं होती है। तो जब आप वास्तविकता का वर्णन करते हैं, जीवन के अनुभवों से जोड़कर वर्णन करते हैं, तभी पाठक उसे अपने में समाहित कर पाता है। और लास्ट इसमें जो बिंदु, जो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है शिक्षा तथा मनोरंजन। अर्थात कहानी में एक नैतिक शिक्षा का, मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी इसमें मिलना चाहिए। पाठक क्या सीख रहा है, ये सीख जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 4 या 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आपकी कहानी सर्वोत्तम होगी। ठीक है। तो आइए मैं एक उदाहरण लेके आई हूँ और आपकी परीक्षा में इस तरह से ही आएगा। आपको उसे विस्तार देना है, जैसे स्टोरी राइटिंग आप इंग्लिश में करते हैं बच्चों, वैसे ही आपको हिंदी में भी करनी है।
तो मैंने एक उदाहरण दिया है। प्रश्न है, गोकुल 15-16 वर्ष का एक गरीब लड़का था। वह पक्षाघात यहाँ पे जो अर्थ होता है वो है लकवा, जब पैर काम नहीं करते ढंग से, पीड़ित था। वह सुबह पढ़ाई करता और शाम को किसी दुकान पर हिसाब किताब का कार्य करके घर का खर्च चलाता था। गोकुल प्रतिदिन 10 बजे तक घर लौट कर आता था। अब यहाँ डैश छोड़ दिया और अब आपसे पूछा जा सकता है इस कहानी को लिखिए। तो कहानी कैसे लिखी जाएगी, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। गोकुल 15-16 वर्ष का एक गरीब लड़का था। वह पक्षाघात से पीड़ित था। वह सुबह पढ़ाई करता और शाम को किसी दुकान पर हिसाब किताब, यानी कि जो उसने सुबह से शाम तक जो बेचा है उसका हिसाब किताब का कार्य करके घर का खर्च चलाता था। गोकुल प्रतिदिन 10 बजे तक घर लौट आता था। यहाँ तक तो एग्जामिनर ने जो है प्रश्न पत्र में आया, उसके बाद आपने कैसे शुरू किया इसे आगे। परंतु आज उसे काफ़ी देर हो गई थी। उसके माता पिता परेशान थे और वे उसे ढूंढने निकले ही थे कि दूर से गोकुल आता नजर आया। वह मजदूरी ना मिलने से काफ़ी परेशान था कि आज खाना नहीं बनेगा। पिता ने जब देर से आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे रास्ते में एक बटुआ मिला। उसमें काफ़ी रुपए थे तथा वह बटुआ के मालिक को खोज रहा था। उसे दूर जाती एक गाड़ी भी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा तथा मालिक से पूछा, क्या आपका कुछ खो तो नहीं गया? व्यक्ति ने अपना बटुआ खोने की बात कही तो मैंने उसे लौटा दिया। पिता को बेटे की ईमानदारी पर गर्व हुआ तथा गोकुल को गले लगा लिया। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली? शिक्षा मिली कि संकट के समय भी धैर्य से काम ले तथा मर्यादा का पालन करें। तो आप देखेंगे इस कहानी में जो जिज्ञासा थी कि वह आज लेट क्यों आया, देर से क्यों आया है, उसके साथ क्या हुआ, ये जिज्ञासा बनी हुई थी। उसमें पात्र जो थे वो दो पात्र थे, जैसे गोकुल है और उसके माता पिता हैं। और इसमें अगर हम दृश्य समायोजन की बात करें तो इसमें हमने चित्र का वर्णन किया, दृश्य का वर्णन किया है। और जब पाठक इसे पढ़ता है तो उसके आंखों के सामने एक दृश्य है, यानी कि प्रस्तुत हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं वहीं हूँ, जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है, ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है। और इसमें ऐसी ईमानदारी का वर्णन किया गया है, एक शिक्षा हमें मिल रही है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, जैसे उसको आज मजदूरी नहीं मिली तो आज उसके घर में खाना नहीं बनेगा, लेकिन इसका जानते हुए भी उसने पैसों से भरा बटुआ अपने पास रखने के स्थान पे उसके मालिक को पहुंचाना ही सर्वोत्तम समझा। तो आप देखेंगे इसमें हमारे जो सभी बिंदु हैं वो समाहित होते हैं और ये कविता कहानी जो है वो 5 अंक अपने आप में लेने के लिए सक्षम है। तो आप इस तरह से कहानी जो है लिखना सीख सकते हैं। एक और कहानी मैं लेके आई हूँ आपके सामने। उदाहरण है 2। कोलकाता की भीड़ भरी सड़क पर एक महिला कुछ बड़बड़ाते हुए तेज कदमों से चली जा रही थी। एक सज्जन व्यक्ति महिला के इस प्रकार के कृत्य और परेशानी को देखकर महिला के सामने आए और परेशानी का कारण पूछा। महिला अनमने ढंग से उसे वहां से जाने के लिए कहती है, किंतु अब कितना प्रश्न को एक जिज्ञासा पर रोक दिया। क्या हुआ होगा इसके आगे किस तरह से कहानी को रचा और बुना जा सकता है, तो आइए देखते हैं। उत्तर होना चाहिए, कोलकाता की भीड़ भरी सड़क पर एक महिला कुछ बड़बड़ाते हुए तेज कदमों से चली जा रही थी। एक सज्जन व्यक्ति महिला के इस प्रकार के कृत्य मतलब कार्य और परेशानी को देखकर महिला के सामने आए और परेशानी का कारण पूछा। महिला अनमने ढंग से उससे वहां से जाने के लिए कहती है, किंतु अब आगे हमने कहानी को किस तरह से रचा है आइए देखते हैं। किंतु काफी अनुनय विनय और विश्वास दिलाने के बाद महिला ने उसे अपनी परेशानी सज्जन पुरुष के सामने रखी। मेरा पति काफ़ी समय से बीमार है, उसके इलाज में सारा धन समाप्त हो गया है, यहाँ तक कि घर को गिरवी रखना पड़ा, किंतु पैसे की पूर्ति नहीं हुई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति का इलाज कैसे करवाऊं। कोई मुझे कर्ज भी नहीं दे रहा है। सज्जन काफ़ी देर तक धैर्यपूर्वक महिला की बात सुनते रहे और कुछ समय ठहरे और कहा, जितना धन
पैसे आपको इलाज के लिए चाहिए वह मैं दे सकता हूँ। जब आपके पास पैसे आ जाएं तो मुझे लौटा देना। महिला पैसे लेने के लिए मना करती रही, किंतु सज्जन के आग्रह पर महिला पैसे लेने को से इनकार नहीं कर पाती। 2 महीने तक महिला ने अपने पति का इलाज करवाया। महिला का पति 2 महीने में स्वस्थ और चलने फिरने लायक हो गया। महिला अपने पति के साथ उस सज्जन के बताए हुए पते पर राशि लौटाने पहुंची। महिला और उसके पति को स्वस्थ देखकर उस सज्जन व्यक्ति को अपार प्रसन्नता हुई। यह देखकर सज्जन काफी प्रसन्न हुए और उन्हें लगा आज उनका जीवन सफल हो गया। उन्होंने किसी मनुष्य की सहायता की जिससे उसके प्राण बच सके। ऐसा महसूस करते हुए वह दिव्य अनुभूति को प्राप्त हो रहे थे। महिला और उसके पति ने धन्यवाद कहा और जीवन में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही पूरे पैसे सज्जन व्यक्ति के हाथों में सुपुर्द कर दिया और कहा कि आप जैसे देवता इस समाज में हो तो समाज कभी दुखी नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि इस कहानी में भी एक या दो पात्र हैं। एक तो जो सज्जन व्यक्ति हैं, एक महिला है। इसमें भी हमने दृश्य यानी कि जो घटना चल रही थी उसका वर्णन किया है। तीसरा कि इसमें आप देखेंगे इसमें शब्द सीमा का ध्यान रखा गया है और जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए ये घटना लिखी गई है तथा इसमें जो शब्दावली है वो भी आपकी कक्षा 10 के अनुरूप है तथा इसमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की आगे अपने से ज़्यादा बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने के काबिल हैं, क्योंकि मानवता और मनुष्यता का गुण तो मनुष्य में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहानी भी हमारी जो है अन्य उसके साथ पूर्ण होती है और इसमें भी 5 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये मेरा सीक्वेंस था। मैंने इस कहानी को इस क्रम में लिखा या इस तरह से लिखा। आप इस कहानी को किस तरह से लिखेंगे? आप होते तो आप इस कहानी का विस्तार कैसे करते? मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उम्मीद है आपको ये जो कहानी लेखन है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आपके सर्वोत्तम अंकों की उम्मीद और प्रार्थना हेतु आप सबसे मैं धन्यवाद लेती हूँ। थैंक यू।